हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और रेलवे की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम सभी ने मिलकर लेक्चर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लेक्चर नंबर 20 तक हम लोग पढ़ा। आज लेक्चर नंबर 21 की बारी है और लेक्चर नंबर 21 में हम लोग चर्चा करेंगे 11A21 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, इसका जो जीएस वाला क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप सभी मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। इसका 11A का जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में आप सभी को पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट जो बना दी गई, या आप जाएंगे पार्थ एकेडमी के प्लेलिस्ट पे, तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज से एक प्लेलिस्ट ले लिए, वहां से जाकर आप सभी क्लासों को पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ा होगा उसने चैनल को लाइक करने के साथ, यानी इस क्लास को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिए बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करूंगा आज क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न आप सभी को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। अब ये जो पूछ रहा है, कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है यहां पर थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। या थर्ड ऑप्शन है आप सभी का स्मृति घाटी शीत मरुस्थल, मतलब ये पूरी तरीके से बर्फीला है, ये वाला मरुस्थल हमें देखने को मिलेगा। या कच्छ का रण हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो आप देखिएगा, देखो बात करेंगे रेगिस्तान की, बात होगी रेगिस्तान की, और बात करेंगे मरुस्थल की, बात करेंगे मरुस्थल की। क्या डिफरेंस है, तो यहां पर हमें खासकर रेत के जो छोटे पार्टिकल यानी छोटे कण हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मरुस्थल के अंदर की परिभाषा होती जो समान रूप से एक समान चीज हो, जहां पर एक समान रूप की प्रक्रिया, एक समान भूमि हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग मरुस्थल यहां पर बोलते हैं। अब बात यहां पर मैंने आप लोगों को इसलिए ये बताई, हम लोगों से सवाल पूछा है कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, तो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल है, ये हम लोगों को भारत में स्थित होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जब आप देखिएगा जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल हम लोगों को भारत में भी देखने को मिलता है, और हम लोगों को पाकिस्तान, कहां पर, पाकिस्तान में भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब होगा कि जो थार का मरुस्थल है उसे भारत में तो हम लोग थार ही बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान, पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, चेलिस्तान यहां पर नाम दिया जाता है। जब इसे यहां पर चेलिस्तान कहा जाता है, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में आपसे पूछ लेगा क्या कहा जाता है, जवाब होगा इसे चेलिस्तान कहा जाता है। यदि इसे चेलिस्तान कहा जाता है तो इसी थार का जो मरुस्थल है, इसका 61% जो आपका एरिया है, जो क्षेत्रफल जो देखने को मिलेगा वो भारत में है, और इसका 39% जो आपका एरिया देखने को मिलेगा वो इस पाकिस्तान में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। या आपका स्मृति घाटी का जो मरुस्थल है, पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि यहां पर आप लोगों से स्मृति घाटी यदि पूछ लेगा कि ये स्मृति घाटी कहां पर देखने को मिलती है, एचपी मतलब आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में, कहां पर देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे आप सभी या याद नहीं रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये आपके हिमाचल प्रदेश के पूर्व में हमें ये घाटियों की श्रृंखला, ये जब ये घाटी देखो, एक तो स्मृति घाटी भी आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और यहां पर फिर इस घाटी का नाम है स्पीति। तो या आपकी स्पीति नदी भी हम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ये स्पीति करिएगा, इसको स्पीति घाटी है, ये हिमाचल प्रदेश का जो पूर्वी डायरेक्शन है वहां पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आपकी स्पीति नदी करके एक रिवर का भी बहाव हमें देखने को मिलेगा। बात करेंगे कच्छ का रण, कच्छ का रण आप सभी जानते हैं गुजरात में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर, गुजरात में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब
मान लीजिएगा आप जिस परीक्षा में बैठे और वहां पर इस प्रकार से सवाल बना लिया गया कि बताइए निम्नलिखित में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा देखने को मिलेगा। आप लोगों को जवाब एक ऑप्शन दिया गया, सहारा मरुस्थल नाम दिया गया, एक गोबी का मरुस्थल यहां पर नाम दिया, एक यहां पर आप लोगों का अंटार्कटिका नाम दिया गया, और एक और कोई सा डेजर्ट हम लोग मान लेंगे विक्टोरिया का मरुस्थल। कौन सा? विक्टोरिया का मरुस्थल हमें देखने को मिला। ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल जो है वो हमें यहां पर देखने को मिला। परीक्षा देने गए और ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिए गए और रेगिस्तान की जगह मरुस्थल दे दिया तो आप सहारा लगाएंगे जो कि आपके अफ्रीका में देखने को मिलेगा, इस पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे, या फिर गोबी का मरुस्थल जो कि मंगोलिया में यहां पर देखने को मिलेगा, और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल आप सभी जानते हैं आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो फिर अब क्योंकि आपको तो आप लोगों ने तो पढ़ के रखा ना कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा तो आप लोग जाओगे ना सबसे पहले टिक लगाने कि सहारा मरुस्थल है, वहां पर एक चाट झील पाई जाती है, चाट झील के चारों तरफ बद्दू ट्राइबल्स, बद्दू जनजाति देखने को मिलती है। ये नहीं लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाना है। लगाना क्या है? अंटार्कटिका। कौन सा है ये? इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। यदि मरुस्थल शब्द दिया जाए तो गौर फरमाइएगा, और रेगिस्तान दे तो फिर वही सहारा टिक लगा कर आ जाइएगा, बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। हम लोगों से यही सवाल जो पूछा था, मरुस्थल भारत में नहीं है, तो देखो यहां पर इसने शीत मरुस्थल जो बर्फ से ढका है, तो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल हम लोगों को तो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे एमजी। वैसे सबको ने लगा दिया होगा टिक, तो बेहद इजी देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे और अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा, ये क्या है? रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सवाल मुझे लगा अधूरा है, ये यहां पर होना चाहिए था कि विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। पूरा क्वेश्चन ये यहां पर आप लिख लीजिएगा, विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 17 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। कौन से दिन? 17 जून के दिन, 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस यहां पर पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा, ठीक है, ये याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहां पर जो रोकथाम लिखा है वहां पर विश्व मरुस्थल एवं रोकथाम दिवस लिखिएगा, तब जाके वो आप लोगों को बिल्कुल सही यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 जो हमें देखने को मिला था इस शिफ्ट में, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो ये सह संस्थापक कौन देखने को मिलेंगे? पॉल एलन। कौन देखने को मिलेंगे? पॉल एलन देखने को मिलेंगे। बिल गेट्स आप सभी जानते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। मैंने कहा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीबीटी और आप सभी का एनटीपीसी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहली शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चले, ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। सीबीटी 2 देंगे जब आप लोगों का एनटीपीसी का, तो 3 से 4 अच्छे लेवल के आप कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? किस वजह से महत्वपूर्ण था? पहली बात तो याद होना चाहिए कब इसको किया गया था, तो 31 दिसंबर, या आप सभी की 31 दिसंबर और 1929 में इसको किया गया था। कहां पर? रावी नदी के तट पर। और रावी किसके, रावी कौन सा शहर है? ये लाहौर रिवर, मतलब लाहौर में जो वर्तमान पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन देखने को मिला। जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, इस वाले अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता
हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर पुण्य स्वराज की मांग की गई थी। बिल्कुल यहाँ पर पुण्य स्वराज की मांग की गई थी। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे सब ने यहीं पर भारत को आजादी देने की घोषणा की गई, पूर्ण रूप से उनके द्वारा घोषणा कर दी गई थी भारत अब से पूर्णतः आजाद है। जिसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने 26 जनवरी और 1930 को रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था। ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो भारतीयों में आत्मनिर्भर होने के कारण बिल्कुल गलत है, पुण्य स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण, देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण नहीं, भारी बहुमत के कारण नहीं, बल्कि पुण्य स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। यदि हम लोग यहां पर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के यदि हम लोग बारे में बात करेंगे तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 1906 में कोलकाता, कहां पर कोलकाता में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। एक हमें कौन सा यहाँ पे याद रखना है, 1907 में जर्मनी में, कहां पर, जर्मनी का एक शहर था जिसका नाम था स्टुटगार्ट। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा विदेशी भूमि पर जर्मनी में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर फहराया गया था। और वहीं पर राष्ट्रीय गीत है ये सबसे पहले हमें सुनने को मिला 1896 में हमें देखने को मिला। और जो राष्ट्रीय गान की जो हम परिकल्पना करते हैं 1911 में हम लोगों को सुनने को कोलकाता में यहाँ पर मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा आप आगे बढ़ेंगे इस श्रेणी में, सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्न में कौन सा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। सूर्य मंदिर बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर, उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। जब सूर्य मंदिर की बात हो रही है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, एक आपका उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और एक हम लोगों को गुजरात में, कहां पर, गुजरात में 3 जगह पर ये हमें सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। एलिफेंटा की गुफाएं आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद आगरा का किला जो है ये हमें मतलब यूपी में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। हवा महल है जो कि राजस्थान में है, ये 2020 तक शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की श्रेणी में देखो जो सवाल नंबर 7 हमें देखने को मिलेगा, शाहजहां की खालिस्तान बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित की गई राजधानी कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो मुख्य रूप से जो कहा यह जा सकता है कि शाहजहां जो हुआ करता था, जैसे शाहजहां के हमें प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है कि 14 बालक और बालिकाओं को शाहजहां के द्वारा जन्म दिया गया था। जब शाहजहां अर्जुना बानो बेगम, जिसका मुमताज महल हम लोगों ने शॉर्टकट में उसको नाम दिया था, जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तभी प्रसव यानी पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु होती है। और शाहजहां उसी की याद में आगरा का ताजमहल भी बनाता है। पहले जो मुमताज महल की कब्र जो हमें देखने को मिलती है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देखने को मिलती है। हमारे ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में उस कब्र को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आगरा में शिफ्ट किया गया। जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहान आरा यहाँ पर है, रोशन आरा और गोहन आरा, इसकी 3 प्रमुख जो बेटियां हुआ करती थी, मुराद बख्श और मुराद बख्श, बाद में दारा शिको और औरंगजेब, ये प्रमुख रूप से 3 इसके बेटे हुआ करते थे। ठीक है, तो बाद में जब 1658 में औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार डाला और जवाब में अपने पिता को आगरा के किले में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक हम लोगों को 2 बार यहाँ पर देखने को मिला, जब राज्याभिषेक 2 बार देखने को मिला। लेकिन उससे पहले अपने पिता, क्योंकि इसके जहान आरा और रोशन आरा के पापा हुआ करते थे, पिता हुआ करता था शाहजहां। तो इसने जितने भी भारत में जो वास्तुशिल्प जो किए, जैसे इसने आगरा का फोर्ट जो बनवाया, मोती मस्जिद बनाने का काम किया, तो इसमें जो भागीदारी थी
वो इसकी बेटी जहां आरा ने जो निभाई थी, ये इसके साथ में अंतिम दौर पर बनी रही। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और 1658 में पूरी तरीके से बीमार पड़ गया था शाहजहां। बाद में सत्ता औरंगजेब ने अपने हाथों में ली और फिर बाद में पुनः 1966 में शाहजहां की हमें मृत्यु देखने को मिलती है। औरंगजेब का बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम हुआ करता था आलमगीर। ये दाहोद गुजरात में औरंगजेब का पूर्णतः जन्म देखने को मिला। जब 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 औरंगजेब का शासन हमें भारत की सत्ता पर देखने को मिला था, उस समय दक्षिण भारत में एक नए वंश का उदय देखने को मिला जिसका नाम था मराठा डायनेस्टी। मराठा डायनेस्टी देखने को मिली और छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब पर तो सीधा तो आक्रमण नहीं किया था, लेकिन 1664 में उससे सूरत के किले को जीत लिया था। दोबारा से 1670 में औरंगजेब की बंदरगाहों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा आक्रमण किया गया। 1668 में औरंगजेब ने हिंदू धर्म के सभी त्योहारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी याद होना चाहिए। और सर्वाधिक हिंदू मंत्रियों का जो काफिला हुआ करता था, वो भी औरंगजेब के मतलब हिंदू मंत्री जो सर्वाधिक देखने को मिले, वो औरंगजेब के दरबार में हमें देखने को मिले। कहा जाता है कि ये सर्वाधिक समय के लिए, यानी 1658 में जब यह औरंगजेब दिल्ली के सत्ता पर बैठा था, तो 1707 तक इन प्लेस ऑफ दौलताबाद में इसकी मृत्यु हमें देखने को मिली। यह अपने साम्राज्य का सर्वाधिक इसने विस्तार किया। ऐसा कहा जा सकता है कि 21 सूबे औरंगजेब के समय काल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यह 31 सालों तक दिल्ली से बाहर रहा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। देखो, अब भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो चर्चा करते हैं कि औरंगजेब सही था या खराब था, बुरा था, वो डजंट मैटर, वो क्या कहा जा सकता है। लेकिन एक शासक के तौर पर देखा जाए, किंग मेकर के तौर पर देखा जाए, राजा के तौर पर देखा जाए, तो बेहद काबिल राजा हुआ करता था औरंगजेब। ठीक है, अब पढ़ने के बिहाफ पर गलत काम तो किए थे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो जहां आरा और रोशन आरा और गोहन आरा, तीन इसकी प्रमुख बेटियां हुआ करती थी। ठीक है, शाहजहां की। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। और आगे चर्चा करने की श्रेणी के बाद में जो सवाल देखने को मिलेगा, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है, किस शहर में देखने को मिलेगा? तो ये श्रीनगर में। कहां पर देखने को मिलेगा? श्रीनगर में देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा, आप सभी को याद होना चाहिए, आपसे पूछेगा शालीमार बाग। शालीमार बाग लिख लेना। शालीमार बाग कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी श्रीनगर में आप सभी को देखने को मिलेगा। तलफेड पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? आप लोगों के इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में आप लोगों को अल्फ्रेड पार्क यहां पर देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा कि निशांत बाग कहां पर, लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, निशांत बाग कहां पर है? तो निशांत बाग भी आप सभी को जम्मू कश्मीर में यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप सभी ने जो लिखा होगा उसके बगल में लिखिएगा सिकंदर पार्क। सिकंदर पार्क आप सभी को, जो फूलों का गार्डन है, ये आप सभी को लखनऊ में स्थित देखने को मिलता है। तो ये कुछ फेमस है जो आप लोगों से रिलेट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। ये बेहद अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। सवाल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 जो देखने को मिलेगा, भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र का इसका पूर्व क्या नाम था? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। ये पहले भी देखने को मिलेगा। 1954 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। इसके लिए सबसे पहला रिएक्टर जो हम लोगों ने बनाया था वो 1956 में नाम जो बना था, इसका नाम था अप्सरा। अप्सरा ना हमें देखने को मिलेगा। फिर एक 1985 में हमें एक रिएक्टर यहाँ पर बनाया गया जो देखने को मिलेगा, जिसका नाम था ध्रुव। कौन सा देखने को मिला था? ध्रुव। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलो आगे चर्चा करते हैं। और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 10 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो ये सबसे लंबा पेड़ हम लोगों को रेडवुड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कहा जा सकता है, जो हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने की श्रेणी में हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2005 में
व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। तो ये व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। एसआर के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं वर्तमान में, आसूस के भी देखने को मिलते हैं, डेल के, आईबीएम के नहीं देखने को मिलते हैं। और आईबीएम जो है इसकी स्थापना 1911 में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कंपनी ने प्रेजेंट टाइम में व्यक्तिगत रूप से बनाना बंद कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रेणी में निम्नलिखित में से हमें अगला सवाल देखने को मिलेगा, फोरट्रान का पूर्ण रूप से क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा। फोरट्रान हमें देखने को मिलती है, इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलेगा फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी पर चर्चा करेंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो हमें देखने को मिलेगा सवाल नंबर 13 जो दे के रखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने हमें स्थायी देखने को मिलेंगे? तो 5 तो हमें स्थायी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो 5 ऑप्शन में यहां पर भी है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांस की, हम लोग बात करेंगे यूएसए की, हम लोग बात करेंगे रूस की, फिर हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की चर्चा करेंगे, और उस समय फिर हमें ये देखने को मिलेगा चीन। ये 5 हमें स्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं, लेकिन 10 अस्थायी मेंबर भी हम लोगों को देखने को मिलती है। 8 बार भारत इसका अस्थायी मेंबर यहाँ पर रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी पर चर्चा करेंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 24 अक्टूबर 1945 को हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। एंटोनियो गुतरेस जो वर्तमान में पुर्तगाल देश से हैं, वो वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद में बान की मून इससे पहले हुआ करते जो दक्षिण कोरिया के थे। मैंने कल बताया था त्रिवेली इसी यूएन सभा के पहले अध्यक्ष यहाँ पर महासचिव जो थे वो चुने गए थे। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 14 पर आएंगे। हमें देखने को मिलेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो WHO का मुख्यालय हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये जनेवा, ठीक है, कहां पर देखने को मिलेगा? जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 1954 में लिखिएगा अपनी कॉपी में सारे के सारे। 1948 में अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार क्रॉस चेक इसको कर लीजिएगा कि 1948 टोटल कितने देश है। यह हर बार आता है कि WHO में प्रेजेंट टाइम में 194 देश आप लोगों को WHO में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो 1948 में स्थापना होती है। 194 अभी प्रेजेंट टाइम में WHO में शामिल देश है। ठीक है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करने की बात में जो हमें देखने को मिलेगा, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में एक के रूप में घोषित किया गया है? तो IIT कानपुर उस समय का करंट अफेयर का सवाल था। तो ये ऑप्शन नंबर बी कहा जा सकता है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चर्चा करेंगे, और देखने को मिलेगा निम्नलिखित में कौन सा 1953 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से, जिससे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। तो हमने कहा था कि रेल मार्ग, क्या कहा था? रेल मार्ग का जो जनक है भारत में, जो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है, सॉरी लॉर्ड डलहौजी, माफी चाहूंगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था 1953 में। इसके बाद डेक्कन क्वीन पहली ट्रेन चली थी, मुंबई टू ठाणे ये ट्रेन चली थी। बात करेंगे भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय काल में देखने को मिला? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में, और लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही हम लोगों को बंगाल विभाजन की घोषणा भी वहां पर देखने को मिलेगी। बाद में उस बंगाल विभाजन को 1911 में पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, क्योंकि भारत में उस समय तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और जो भारत में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? 1911 में, जो महारानी मेरिन और जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था। और भारत में रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था? आप सभी जवाब देंगे मुझे। रॉयल टाइटल एक्ट भारत में कब देखने को मिला? 1876 में हमें देखने को मिला। और 77 में हम लोग देखेंगे भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन
किया गया। और उस समय भारत में जो गवर्नर हुआ करता था, सॉरी जो वाइसराय हुआ करता था, जिसका नाम था लॉर्ड लेटिन, लेटिन हुआ करता था। लॉर्ड लेटिन के बारे में, लेटिन हुआ करता था और लॉर्ड लेटिन के बारे में कहा था, जब रोम जल तो लीनो बांसुरी ही बजा रहा था। मैं फिर बोलूंगा, ये स्टेटमेंट किस वाइसराय के बारे में कहा जाता है, तो लेनिन के बारे में कहा जाता है। जब रोम जल तो लीटन, मैं क्या बता रहा हूं, लीटन हुआ करता था उस समय वाइसराय भारत में, और जिसके समय काल में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और लीटन को कहा जाता है जब रोम जल तो लीटो बांसुरी बजा रहा था, यानी उस समय भारत में जब भीषण पूरी तरीके से अकाल पड़ा था, तब इस मूर्ख व्यक्ति ने, इस वाइसराय ने भारत में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा और तीसरा दिल्ली दरबार लगा 1911 में। पुनः उसमें महारानी मेरिन और जॉर्ज पंचम हम लोगों को भारत में देखने को मिलते हैं। और उनके स्वागत के लिए जो कैपिटल थी, वो कैपिटल पहले कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली लाया गया। 1912 में घोषणा कर दी कि दिल्ली अब से कैपिटल होगी भारत की। प्रेजेंट टाइम में हमें जो कैपिटल देखने को मिलती है वो न्यू दिल्ली देखने को मिलती है। दिल्ली अलग है, न्यू दिल्ली अलग है और दिल्ली एनसीआर अलग देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो 13 जिले हरियाणा के शामिल होंगे, 8 जिले यूपी के और 3 जिले राजस्थान के शामिल होंगे। ये पूरा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर कहा जाने लगा। और ये कब से कहा जाने लगा, तो 1985 से हम लोग जिसको दिल्ली एनसीआर हम लोग कहते हैं। बल्कि आपसे पूछेगा कि भारत कैपिटल क्या, दिल्ली टिक मत लगाइएगा, न्यू दिल्ली टिक लगाइएगा। और एनसीआर कब बना, तो 1985 में दिल्ली एनसीआर की स्थापना हमें देखने को मिलती, जिसका सीएम कौन है मुझे नहीं पता, पहले कोई और था लेकिन अब कोई महिला है, उसका भी नाम नहीं पता। और आप सभी को दिल्ली के सीएम का भी नाम याद नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं सीएम के बारे में, मित्र हैं वो। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 17, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिंग। कौन है दोस्तों, अरविंद अडिंग है। बेहद सरल सवाल पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 18 हमें देखने को मिला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया था। तो ये 1951 और 56 के अंतर्गत में किया था। और कृषि आधारित विकास दर हमने सबसे पहले दिया था। हेराल्ड डॉमर जो थे, उन्होंने जो है सबसे पहले हमें इसका मॉडल प्रस्तुत किया। द्वितीय जो 5 ईयर प्लान था, उसमें उद्योग को सबसे पहले बढ़ावा दिया गया था। और गरीबी हटाओ जो मूवमेंट सबसे पहले आंदोलन चलाया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय काल में चलाया गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करता था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 19 हमें देखने को मिलेगा, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो ये सलाह, बल्कि ये है ना, ये जो संविधान में कुछ जगह ऐसे टर्म लिखे गए जैसे सलाह लिखा हुआ है, इसको लिखना ही नहीं चाहिए था। सलाह की जगह लिखना चाहिए था आदेश पर करते हैं, ठीक है। तो क्या सलाह लिखे, तो मंत्री परिषद, बिल्कुल मंत्री परिषद की सलाह पर ये करता है। और मंत्री परिषद की जो सलाह है वह मतलब गुप्त रखना पड़ेगा, वह न्यायालय में प्रवर्तन ये नहीं होगा। ऐसा कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। यानी मंत्री परिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दिया गया उसे गुप्त रखना पड़ेगा। लेकिन यदि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दिया, राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लगी लेकिन उन्होंने मान्य नहीं किया, तो राष्ट्रपति इसे लौटा देगा। तो एक बार राष्ट्रपति को लौटाने की शक्ति दिया गया, ये दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह दिया गया। लेकिन जब इन्होंने जब बदलाव किया, जब सेकेंड टाइम में ये अपनी सलाह को, फिर मंत्री परिषद जब अपनी सलाह सेकेंड टाइम राष्ट्रपति को देगा, यह बदलाव नहीं भी करेगा तो राष्ट्रपति को स्वीकारना पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति आप सभी जानते, वाइस प्रेसिडेंट। अब इतने बेहद सरल सवाल हम क्या ही बताएं इनको, ठीक है। सवाल नंबर अभी भी था 19 का, अच्छा 19 था, फिर से 19 आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था,
तो ये राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। किसमें? कोलकाता अधिवेशन में। 1907 में जो कांग्रेस थी, इसी कांग्रेस का हम लोगों को विभाजन यहाँ पर क्या देखने को मिला? विभाजन यहाँ पर देखने को मिला। लखनऊ में कांग्रेस का एकीकरण, लखनऊ में कांग्रेस का एकीकरण हम लोगों को एकीकरण देखने को मिले। अंबिका मजूमदार थी और ये जो लखनऊ में हमें देखने को मिला, इसमें कांग्रेस का एकीकरण था। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला, एनी बेसेंट जो थी ये पहली महिला सदस्य के रूप में यहाँ पर बैठती हुई हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 20 पर, और सवाल नंबर 20 देखने को मिलेगा, गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस एवं ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो ये बिल्कुल भारत में लाया गया था उस समय, रोलेक्ट एक्ट इसके विरोध में ये हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 21 पर चर्चा करेंगे। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी टी20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर थी? अब ये सवाल पूछ रहा है ना सर, ये कब की बात है? 2020 की बात है। अब 2020 का ना तो मेरे को पता होगा ना तुमको पता होगा। अगर अब पता नहीं है तो इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं आता क्योंकि अभी 2020 का आंकड़ा उसने दिया था। अब 2020 में हम क्या बता दें, वेस्ट इंडीज से भारत लगा तो भारत एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सवाल देगा यही जब वो अपना वाला कोई हो। वे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इसको जरा देखिएगा, इस सवाल को 21 वाला क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा क्लास के समाप्त होने के बाद में। ठीक है, ठीक है, इसको देखिएगा जरा कि उसका आंसर क्या देखने को मिलेगा और हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता के रूप में है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था में क्या प्रकट होते हैं? तो भारत में देयता प्रकट होते हैं। क्या? बेहद सरल सवाल था, देयता। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। अगले सवाल की चर्चा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, अपने जो अरुण सर का जन्मदिन आता है 5 जून को, तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिएगा, मतलब उस दिन मनाते हैं, उनको लिए तो नहीं मनाते हैं। चलो आगे देखने को मिला, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के करता है। कौन करता है? विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन के का काम है ये सारा। ठीक है, तो विटामिन पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद में इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग और विनियमितता को बढ़ावा देने के लिए उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसका निर्माण किया गया था? तो आप सभी जानते हैं IRDAI का निर्माण किया गया था 1999 में और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर यहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 26 की चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा, मतलब विमुद्रीकरण की घोषणा ऐसे की जाती हो सकता है मुद्रास्फीति भारत में ज्यादा बड़ी हो, महंगाई ज्यादा बड़ी हो, या भारत में कालाबाजारी नोटों की होने लगी तो सरकार यानी बाजार से सारे नोटों को अपने पास बुला लेती। उस समय 8 नवंबर सन 2016 को यह घटना देखने को मिली और 1000 और 500 के नोट पूरी तरीके से बंद होते हुए देखने को मिले। 8 नवंबर 2016 ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत में चाय और कॉफी, देखिएगा सवाल है चाय और कॉफी किस प्रकार की फसलों की जो किसमें है? बागवानी। ये सब नकदी फसलें है। नकदी फसलें वो होता है कि कम समय में ज्यादा पैसा हम लोगों को ये देने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन होता है? नहीं होता। अगर होता है तो कहां पर होता? तो है बैतूल में। अब पहाड़ी कौन सी नाम बता दीजिएगा। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा
पाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? निरक्षरता जो है ये बिल्कुल हमें देखने को मिलती है। बाल विवाह एक बुराई, अस्पृश्यता जो छुआछूत देखने को मिलती है, मुद्रास्फीति नहीं, ये बैंकिंग सिस्टम का है। तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 पर बढ़ेंगे। अब ये 21 जो है, ये जो सवाल है ये होमवर्क, आप आज का होमवर्क यही रहेगा। पहले इससे चर्चा करते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो वो तो बता देंगे, फिर 29 पर आऊंगा। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पर चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सरकार का वहंग। देखिएगा बेहद अच्छा सवाल है। सरकार का वहंग जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्य का निर्वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संसद कहा जाता है। न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका, तो उसे हम लोगों ने कार्यपालिका यहाँ पर दिया गया है। जब हम लोग भारतीय संविधान में भाग 5 की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं संघ, और इसी संघ को जब हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के कौन कौन हिस्सा देखने को मिलेंगे? माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति के बाद में हम लोगों को उपराष्ट्रपति कौन देखने को मिलेंगे? उपराष्ट्रपति यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके बाद में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर मंत्री परिषद। कौन देखने को मिलेगा? मंत्री परिषद हम लोगों को देखने को मिलेगा। और मंत्री परिषद के बाद जो हमें देखने को मिलते हैं महान्यायवादी। कौन देखने को मिलते हैं? महान्यायवादी। तो ये सब कार्यपालिका के हमें भाग देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद लेजिस्लेचर की बात करेंगे, विधायिका की चर्चा करेंगे। तो विधायिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर पार्लियामेंट, हमें संसद देखने को मिलती है। और संसद आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल क्रमांक 79 में संसद है, जिसमें हम लोगों को मुख्य रूप से संसद, राष्ट्रपति के बाद में यहाँ पर राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद हम लोगों को यहाँ पर लोकसभा कौन देखने को मिलेगी? लोकसभा हमें देखने को मिलेगी। ये सब विधायिका का भाग है। इसके बाद हमें यहाँ पर न्यायपालिका हम लोगों को देखने को मिलेगी। और न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों को हाई कोर्ट आर्टिकल क्रमांक 214 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमें आर्टिकल 124 के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट देखने को मिले, या फिर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और संघ में एक व्यक्ति हमें देखने को मिला, जिसे कहा जाता है नियंत्रण वह महालेखा परीक्षक। और ये जो महालेखा परीक्षक है जो हमें देखने को मिलेगा, इसका आर्टिकल क्रमांक 148 से लगाकर तो आर्टिकल 151 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। ए डी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन जो होमवर्क मैंने आप सभी को जो दिया है ये 31 था, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद तो नहीं है, इसके बाद तो नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद नहीं है, ये कल के क्वेश्चन आ गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन ये भी देख लिया। ये जो क्वेश्चन है विटीकल्चर का संबंध किससे, ये बेहद सरल है। कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका जवाब दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।